एवरीवन। आज हम लोग भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी मौसी पढ़ेंगे। भीष्म साहनी, जिनका जन्म 8 अगस्त 1915 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था तथा जिनका निधन 11 जुलाई 2003 को भारतवर्ष में हुआ। भारत विभाजन के पश्चात ये पाकिस्तान छोड़कर भारतवर्ष में आ गए और यहाँ आकर ये अपने लेखन कार्य को जारी रखे। प्रस्तुत मौसी कहानी एक रिश्तों के अहमियत की कहानी है। रिश्ते भी कौन से? खून के रिश्ते नहीं, इंसानियत के रिश्ते, मानवता के रिश्ते, दिलों के रिश्ते। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से साहनी जी पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक मूल्यों तथा अंतर वैयक्तिक संबंधों को जगाने की कोशिश किए हैं। प्रस्तुत कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक महिला है जिसे सभी बड़े बच्चे मौसी कहकर बुलाते हैं। उस गांव में किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई तो सबसे पहले मौसी को बुलाया जाता है। किसी के यहाँ शादी ब्याह पड़ा तो सबसे पहले मौसी को बुलाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस मोहल्ले में मौसी हमेशा किसी न किसी के घर बैठी हुई मिलती। दोपहर होते ही जैसे ही स्कूल के छुट्टी का टाइम होता, मौसी स्कूल के गेट पर जाकर खड़ी हो जाती। जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती, बच्चे दौड़ते हुए आते, कोई मौसी के गले में तो कोई मौसी के कंधे पर अपना बैग टांग देते और मौसी के साथ खो लेते। बच्चे घर आने के बाद जब दोपहर में खेलने के लिए निकलते तो मौसी भी जा करके एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती। बच्चे जब खेलकर थक जाते तो वे भी मौसी के पास आकर के बैठ जाते। मौसी हमेशा अपने सिर पर एक मैला दुपट्टा डाले रहती। मौसी के दुपट्टे के हर कोने में चना, टिकिया आदि कुछ न कुछ चीजें बंधी रहती थी। मौसी अपने दुपट्टे का गांठ खोलकर बच्चों के हाथ पे थोड़ी थोड़ी चीजें रख देती और उन्हें कहानी सुनाती। लेखक कहते हैं, आज भी मुझे जो भी कहानी याद है, काट के घोड़े की कहानी, सुंदरबाई की कहानी आदि, वो मौसी के द्वारा ही सुनी हुई है। बच्चे मौसी से पूछते, मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो? मौसी कहती, तुम्हारे मोहल्ले की। बच्चे पूछते, मौसी तुम कौन हो? मौसी कहती, तुम सबकी मौसी। बच्चे पूछते, तुम्हारे बेटा बेटी कहाँ हैं? मौसी एक एक बच्चों को छू करके कहती, ये है मेरा बेटा, ये है मेरी बेटी, ये है मेरा बेटा, ये है मेरी बेटी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है, मौसी स्कूल के गेट पर नहीं होती है। बच्चे जब आते हैं मौसी को न पाकर बड़े ही निराश होते हैं। आपस में पूछताछ करते हैं लेकिन मौसी का कोई सुराग नहीं मिलता है। कोई कहता है मौसी के जाने से मोहल्ला ही सुना हो गया। कोई कहता है नीम के पेड़ के नीचे कितना खाली खाली लगता है ना। एक दिन बच्चे खेलकर आ रहे होते हैं, तभी एक घर से मौसी की आवाज सुनाई पड़ती है। बच्चे दरवाजे के दरार से ऐसे झांक के देखते हैं तो देखते हैं आंगन में मौसी लेटी हुई है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका चेहरा पीला और सूखा पड़ा हुआ है और बिज्जू की माँ उसे बड़ी ही बुरी तरह डांट रही है। वो कह रही है, 20 दिन से यहाँ पड़ी हुई हो, अब चली जाओ अपने गांव, कब तक यहाँ पड़ी रहोगी? बच्चों को यह सुनकर बड़ा ही दुख होता है। बच्चा अपने घर आकर के अपनी माँ से बताता है कि बिज्जू की मौसी को बड़ी बुरी तरह डांट रही थी। लेकिन यह क्या, उसकी माँ भी बिज्जू की माँ वाली ही भाषा बोलती है। तो क्या करे बेटा, आखिर मौसी उसके घर कोई काम काज तो करती नहीं है, कब तक कोई रखेगा अपने घर? बच्चा बड़ा ही निराश हो जाता है। एक दिन बच्चे मैच खेलकर लौट रहे होते हैं तो देखते हैं रास्ते में एक पुलिया पर मौसी बैठी हुई है। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी है। बच्चे दौड़कर मौसी के पास जाते और पूछते हैं, मौसी तुम कहाँ चली गई थी? बलदेव पूछता है, मौसी तुम तो बीमार थी ना? मौसी कहती, नहीं बेटा, मैं ठीक हो गई हूँ, देखो मैं अपने पैर से चल करके यहाँ तक आई हूँ। बच्चे पूछते हैं, मौसी तुम कहाँ जा रही हो? मौसी कहती है, बेटा अब मैं अपने गांव चली जाऊंगी। बच्चे थोड़ी देर मौसी से बातचीत करते हैं। बात करने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं
तो देखते हैं मौसी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही होती है। वह आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बच्चे लौट कर आते हैं और मौसी से कहते हैं, मौसी अब तुम कहीं नहीं जाओगी। बच्चे दौड़ते हुए सड़क के उस पार जाते हैं। वहाँ एक दुकान के सामने एक खाट बिछी हुई होती है, उसे उठाकर ले आते हैं और जबरदस्ती मौसी को उस खाट पर लिटा देते हैं। मौसी का गठरी और लाठी भी उस पर रख देते हैं और दौड़ते हुए लेकर के उसी नीम के पेड़ के नीचे जाते हैं जहां मौसी उन बच्चों को कहानी सुनाती है। उसमें से एक बच्चा दौड़ते हुए जाता है, अपने घर से दरी और तकिया लेकर आता है और उस पर बिछा देता है। योगीराज अपने घर जाता है और एक कटोरा दूध लेकर के आता है। गोपाल अपने घर से लैंप लेकर के आ जाता है। बलदेव भागते हुए जाता है। उसके पिता डॉक्टर होते हैं। क्लिनिक से अपने पिताजी को पकड़कर ले आता है। कहता है, पहले चलिए मौसी को देखिए, मौसी की तबीयत खराब है। पिताजी आते हैं, मौसी का इलाज करते हैं। इस तरह से सारे बच्चे मिलकर मौसी का इलाज करा लेते हैं। अब समस्या आती है कि रात में मौसी के साथ रहेगा कौन। बच्चे बारी बांधते हैं कि आधी रात तक कौन मौसी के साथ रहेगा और आधी रात के बाद कौन रहेगा। इस तरह से बच्चों के सेवा शुश्रूषा से मौसी की तबीयत ठीक हो जाती है। बच्चे मौसी से कहते हैं, अब तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मौसी कहती है, हाँ बेटा, अब मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चों के जो माँ बाप होते हैं वो भी बच्चों की मौसी से आत्मीयता को देख करके उन्हें भी आत्मीयता हो जाती है और वो भी मौसी की फिक्र करने लगते हैं। जब मौसी ठीक हो जाती है तो उसे रहने के लिए उस गांव में जगह भी मिल जाता है। स्कूल के हेडमास्टर साहब उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं और वहीं रहने के लिए एक कोठरी भी दे देते हैं। अब मौसी स्कूल में एक जगह पानी जहाँ पिलाने का जगह है वहाँ बच्चों को पानी पिलाती है और जाड़े के दिनों में मैदान में जाकर के बैठ जाती है। बच्चे वहाँ आकर के उसे घेर लेते हैं। वह बच्चों को कहानियां सुनाती हैं। कभी कभी मौसी लाठी लेकर के टेकते हुए जाकर के मोहल्लों में, जिस मोहल्ले में वो रहती थी उस मोहल्ले में सबका कुशल छीन भी पूछ आती है और शाम होते ही वो अपनी कोठरी में लौट आती है। इस तरह से मौसी के रहने की भी व्यवस्था हो जाती है और मौसी का दिन अच्छे से कटने लगता है। यहाँ पर ये कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।